या सम्माननीय मंच को मंचासीन मुख्य अतिथि श्री गिरीश चंद्र लाल जी, माननीय पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर असावरी बापट जी, आप स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में निदेशक हैं, श्री मनोज कुमार, अध्यक्ष साहित्य संचय शोध संवाद फाउंडेशन, श्री ऋषभ घिमिरे जी, अध्यक्ष राष्ट्रिका साहित्य संस्था, और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिमालिनी हिंदी पत्रिका के प्रबंध निदेशक श्री सच्चिदानंद मिश्र जी, श्वेता दीप्ति जी, और सभा में उपस्थित भारत से पधारे हमारे कविगण, साहित्यकार, प्रोफेसर, शिक्षक, प्राध्यापक, भाषाविद और नेपाल के हमारे सभी मित्र। अनेक चिर परिचित मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं। योगाचार्य जी को सादर प्रणाम। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने वाला है, आयोजित होने जा रहा है, तो आपको विशेष शुभकामनाएं। प्रकाश जी को प्रणाम करता हूँ। विश्वकर्मा जी मैं देख रहा हूँ। आप सभी का मैं अगर नाम नहीं लूँगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन जो चीज़ बहुत अच्छी मुझे देखने को मिल रही है इस कार्यक्रम में कि इसमें औपचारिकता का बोझ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हिमालिनी के परिवार में ही हम सभी परिवार के सदस्य शामिल होने आ जाए। तो मैं इस विशेष अवसर पर और हिमालिनी के आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर हृदय से बधाइयाँ देता हूँ बहुत बहुत। और वैसे भी हम लोग पिछले 6-7 महीनों के दौरान ऑनलाइन कवि सम्मेलनों और काव्य गोष्ठियों को देखने के, यानी मोबाइल पे देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि इतने सारे कवियों को इकट्ठा देखना बड़ा सुखद महसूस हो रहा है। तो और हम हिमालिनी की इस 25 वर्ष की यात्रा, इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर मैं अपनी तरफ से, भारतीय दूतावास की तरफ से आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। और किसी भी मासिक पत्रिका के लिए, जैसा कि श्वेता दीप्ति जी ने अपने संबोधन में कहा कि नेपाल में हिंदी की पत्रिका के लिए 25 वर्ष पूरे करना अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवन में जिस प्रकार 25 वर्ष की आयु को युवावस्था की चरम एक उत्कर्ष माना जाता है, उसी तरह मुझे लगता है कि हिमालिनी अपने चरम पर अभी पहुंचने जा रही है। और एक पत्रिका के लिहाज से जो लोकप्रियता और जो प्रतिष्ठा उसने हासिल की है, तो मैं मिश्र जी को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और एक उज्जवल भविष्य के लिए पत्रिका की आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही श्वेता जी की पुस्तक शेष होते शब्द का विमोचन किया गया है और ये मेरी खुशकिस्मती रही कि श्वेता जी ने ये पुस्तक मुझे कुछ दिन पहले मुझे भेंट की थी और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैंने इस पुस्तक की सभी कविताएं बहुत ही मन से पढ़ी और बहुत आनंद आया। और पूनम जी ने तो पुस्तक की समीक्षा की ही है। बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं, पंक्तियां ऐसी हैं जो सीधे हमें दिल को छू जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे लिए ही लिखी गई हैं या हमारे ही मन में ये विचार चल रहा था। उनमें से 2-3 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि मुश्किलें तमाम उम्र राह मेरी रोकती रही, मुश्किलें तमाम उम्र राह मेरी रोकती रही, वो जिद थी मेरी कि तुझे ढूंढना है जिंदगी, वो जिद थी मेरी कि तुझे ढूंढना है जिंदगी। और हाइकू लेखन, जो भी हिंदी साहित्य के यहाँ पर जानकार हैं वो सब जानते हैं हाइकू के बारे में। और हाइकू लिखना बहुत ही कठिन साधना मानी जाती है। मैंने कोशिश की थी, मैंने हाइकू लिखने की कोशिश की थी, लेकिन मैम बड़े पसीने छूट गए मेरे, तो मैंने वो कोशिश फिर छोड़ दी। मैंने पढ़ने पे मैं आ गया। तो मैंने आपके बहुत सारे हाइकू पढ़े और मैंने पाया कि उसमें बहुत ही गहरी बातें, और जैसा कि हम जानते हैं उसमें बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखनी होती है। तो एक हाइकू है कि मौत पहेली जीवन हकीकत, जी लो आज को। मौत पहेली जीवन हकीकत, जी लो आज को। तो ऐसी अनेक पंक्तियां श्वेता जी के लिए मैं जितनी आपके व्यक्तित्व की, आपके कृतित्व की, आपके लेखन साधना की, आपकी लेखनी को नमन करता हूं। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपकी दूसरी
काव्य संकलन की आज दूसरी पुस्तक है और ऐसे अनेक अवसर पर हम फिर से इकट्ठा होंगे जिसमें आपकी तीसरी, चौथी और पांचवी काव्य संकलन के विमोचन होंगे और हम आपको यूं ही पढ़ते रहेंगे और उससे आनंदित होते रहेंगे। और आज जब हम कविता की बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में, बहुत ही विगत हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बारे में हमें 2-3 बड़ी अच्छी खबरें पता चली। आप सब ने भी निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं पढ़ी या सुनी होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि श्रीमती गीतांजलि श्री के हिंदी उपन्यास उनके अनूदित रूप को रेत का टीला या रेत समाधि को पहली बार, हालांकि वो उसका इंग्लिश में अनूदित रूप है उसका, लेकिन मूल रूप से वो हिंदी में लिखा गया है वो उपन्यास, उसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया है। तो मुझे लगता है कि ये सभी भारतीयों के लिए, सभी भाषा प्रेमियों के लिए, सभी हिंदी प्रेमियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और इसी तरह एक बड़ा सुखद समाचार कल ही हमें मिला, मैं मंचासीन सभी महानुभावों से भी साझा करना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने एक प्रस्ताव रखा था कि जो संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं उनके अलावा कुछ ऐसी भारतीय भाषाएं भी उसमें शामिल की जाएं यूएन के कामकाज में, जिससे विश्व भर में जो उन भाषाओं को समझने वाले लोग हैं उन तक संयुक्त राष्ट्र के कामकाज की जानकारी सुलभ हो सके, आसानी से पहुंच सके। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परसों 3 भारतीय भाषाओं को अपने कामकाज की भाषा के रूप में शामिल किया है, जिनमें हिंदी, बांग्ला और उर्दू शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय भाषाओं का, नेपाली भाषाओं का, और जब हम हिंदी की बात करते हैं तो नेपाली भाषा अपने आप ही मेरी ज़ुबान पे आती है। और मैं आप सबको स्मरण करा दूं कि भारत सरकार ने 1992 से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिसमें सभी भारतीय राष्ट्रीय भाषाएं शामिल हैं, उसमें नेपाली को 1992 से शामिल किया हुआ है। तो ये एक बहुत, मतलब नेपाली भाषा को भारत में हमेशा भारतीय भाषा ही समझा गया है। सिक्किम जो हमारे पूर्वोत्तर का इतना खूबसूरत राज्य है, उसकी राजभाषा नेपाली है। और मैं आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ा रहा हूँ, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि वहाँ पर नेपाली ट्रांसमिशन का एक स्पेशल यूनिट है वहाँ पर, जो नेपाली ट्रांसमिशन करता है और उसमें विशेष रूप से नेपाली भाषियों को तरजीह दी जाती है और उन्हें जो उसके लिए असाइनमेंट बेसिस पर जो उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है, जो उन्हें वेतन दिया जाता है, वो हिंदी भाषियों से ज़्यादा दिया जाता है। तो जहाँ पर उन्हें लाभ देने की बात है, वहाँ पर भारत सरकार ने नेपाल और नेपाली भाषियों का विशेष ख्याल रखा है। देवियों सज्जनों, मुझसे कहा गया है कि मैं वैश्विक परिदृश्य में या वर्तमान परिदृश्य में कविता के महत्व के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन इतने सारे प्रोफेसर्स, इतने सारे टीचर्स और प्राध्यापकों को देखकर मुझे लगता है कि इस विषय पर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम जैसी प्रोफेसर्स को सामने देखते हैं, हमें अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिन याद आते हैं जब हम कम से कम 50 मिनट तक चुपचाप दम साधे उन्हें सुनते रहते थे और कई बार तो इंतज़ार भी करते थे कि कब लेक्चर खत्म हो। लेकिन हाँ जी, अच्छा, ये अभी समय बदला लेने का ये आपने ये बात कह के ना मेरा मन बहुत हल्का कर दिया, क्योंकि सभी वक्ताओं ने अभी तक बहुत कम समय लिया था और मिश्र जी से मैं बात कर रहा था कि सर बहुत सारे कवि हो जाएंगे और ऐसा ना हो कि 4 घंटे तक कार्यक्रम चलता रहे, हमें समय की सीमाओं का भी ख्याल रखना है। तो आपने मैम ये बात कह के ना मेरा मन वाकई में बहुत हल्का कर दिया। लेकिन ये बात तो तय है कि भाषा, साहित्य, संस्कृति, संगीत, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं, सदाबहार चीज़ें हैं, जो 2 देशों के बीच, 2 समाजों के बीच हमेशा एक सेतु का काम करती हैं। तमाम राजनीतिक चीज़ों से परे मुझे लगता है कि हमेशा दिलों को जोड़ने का काम किया है साहित्य ने, कविता ने, संगीत ने, संस्कृति ने। और नेपाल और भारत के बीच जो सदियों पुरानी, इतनी पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, जिसे हम आज तक लेके चले आ रहे हैं और उसे अक्षुण्ण बनाने के लिए प्रयासरत भी हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम, उनकी अपनी एक अलग भूमिका होती है, अपना एक महत्व होता है। और वर्तमान परिदृश्य में हम नज़र डालें तो मुझे लगता है कि आज की दुनिया में हमें बांध बनाने की नहीं, पुल बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इस तरह के कार्यक्रम और हिंदुस्तान से आए हमारे आदरणीय सभी कविगण, अतिथिगण, उन सभी का आना, ये एक पुल बनाने का ही एक काम किया गया है। और वर्तमान वातावरण को हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे हमारे इर्द गिर्द हो या दुनिया के अलग अलग देशों में हो, हिंसा और तमाम तरह की असहिष्णुता
अशांति और नकारात्मकता जैसी कई चीज़ें फैली हुई हैं। और अमेरिका में तो आए दिन हम दुखद समाचार सुनते रहते हैं कि कोई भी सरफिर आता है कुछ हर महीने में 2 महीने में और मासूम बच्चों पर गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया जाता है। तो ऐसे माहौल में जहाँ पर इतनी नकारात्मकता फैली हुई है, तो मुझे लगता है कि ऐसे में कवि और कविता एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह आते हैं और अपनी रचनाओं से, अपनी संवेदनाओं से हम सबको प्रेरित करते हैं, हमें समृद्ध बनाते हैं और हमारे अंदर वो चीज़ लाते हैं जो मनुष्यता में सबसे श्रेष्ठ है, यानी मानवता, इंसानियत, आदमियत। और मुझे लगता है कि कविता लिखना और सुनाना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही कविता का पढ़ना, उसे सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे अभी हम पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहे थे तो मुझे याद आता है कि स्कूल में हम तीसरी या चौथी कक्षा में थे मैम, तो हमें एक बड़ी ही सुंदर सी कविता होती थी, बसंती हवा, शायद आपने सुनी होगी। केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी थी वो कविता। और हमारी दुर्गा मैडम हुआ करती थी, वो हम बच्चों को वो इस तरीके से वो कविता पढ़ाती थी, सुनाती थी कि हम लोग ऐसे विजुअलाइज करने लग गए थे कि हम हवा की तरह पहाड़ों पे, नदियों पे, झरनों पे हम साथ साथ घूम रहे हैं। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। तो तीसरी कक्षा की चीज़ जो आज तक हमारे सबकॉन्शियस में बैठी हुई है, वो शिक्षकों का भी काम है कि वो किस तरीके से बच्चों के अंदर एक संवेदनशीलता डालते हैं, सौंदर्य बोध निखारते हैं उनका, और कुल मिलाकर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की दिशा में उन्हें प्रेरित करते हैं। और मुझे याद आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। आजकल बड़ा रिवाज है ना हास्य कविता कहने का, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ कविता का कर्म समृद्ध करना और सुनने वालों को, पढ़ने वालों को, उनको बेहतर बनाना है। और स्कूलों और कॉलेजों में कविता पढ़ाना, जैसे कि मैंने अभी कहा। और मुझे याद आता है कि नीरज जी ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने शेष होते शब्दों के माध्यम से अपनी मन की बात पूरी दुनिया तक पहुंचाना और दुनिया को प्रभावित करना, उन्हें बेहतरी की दिशा में ले जाना, ये एक बहुत बड़ा योगदान है और ये हमेशा रहेगा। और मुझे याद आता है कि इम्तियाज़ साहब बैठे हैं क्या? इम्तियाज़ साहब चाहे निकल गए हैं, मैं उनको कुछ पंक्तियां हैं। सरशार सैलानी साहब एक बड़े ही गुमनाम से शायर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि चमन में इख्तलाक़े रंगो बू से बात बनती है। उर्दू में इख्तलाक़े रंगो बू यानी भिन्न भिन्न प्रकार के रंग और खुशबू। कहते हैं कि चमन में इख्तलाक़े रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो कवि ही है वो जो आपस में एक दूसरे के दिलों को जोड़ने का काम करता है। और वो ये भी कहता है कि हम उजालों के पैगंबर तो नहीं हैं, हम उजालों के पैगंबर तो नहीं हैं, लेकिन क्या चरागों की हिफाजत भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ भावनाएं ऐसी हैं। और वो साथ में ये भी दावा करता है कि सरे राह लिए बैठे हैं चिंगारी, कि हम सरे राह लिए बैठे हैं चिंगारी, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। तो ये सारी भावनाएं हम सुनते हैं, प्रेरित होते हैं। और मुझे लगता है कि मैं समय धीरे धीरे काफ़ी लेता जा रहा हूँ। मुझसे कहा तो गया है कि मैं अपनी भी कुछ रचनाएं सुनाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए पहले हम अपने कवियों को सुनते हैं जो हमारे विशेष आमंत्रित विशेष अतिथि हैं हमारे बीच में। बहुत सी चीज़ें मैं लेके आया था अपना बदला लेने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अभी भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, सामग्री हैं मेरे पास, तो मैं अभी इसी उधेड़-बुन में हूँ कि उसमें से क्या मैं साझा करूँ आपके साथ। लेकिन मुझे राजेश्वर वशिष्ठ जी, मेरे बहुत ही अग्रज एक प्रतिष्ठित कवि हैं, कोलकाता में रहते हैं, मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ आपसे साझा करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे उदीयमान कुछ कवि भी हमारे बीच में हैं। तो वो कहते हैं कि वे कवि अमीर होते हैं जिनके कटोरों में अशर्फियाँ नहीं रोटियाँ होती हैं। वे कवि महान होते हैं जिनकी पीठों पर पुरस्कारों का नहीं संवेदनाओं का बोझ होता है। वे कवि कभी नहीं मरते जो नहीं दबाते कविता के ठेकेदारों के पांव।
उनकी कविता में सिर्फ कविता होती है। कवि होना, अंतिम पंक्ति है कि कवि होना केचुआ होना नहीं है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कवि की, और कवि का श्रेष्ठ होना इस बात से पता चलता है कि उसकी दृष्टि वहाँ तक जाती है जहाँ तक किसी आम आदमी की दृष्टि नहीं जा पाती। तो बहुत सालों के बाद मुझे ये मतलब समझ में आया था कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये इसी संदर्भ में ये बात कही गई थी। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगर अध्यक्ष महोदय की या मंच की अनुमति हो तो मैं अपनी 4-5 पंक्तियाँ बस। मिश्र जी का विशेष आदेश था, मैंने कहा था सर से कि मैंने कहा सर बहुत जोखिम का काम है क्योंकि मैं कवि नहीं हूँ, और लेकिन ये मैंने इसलिए भी बता दिया ताकि मेरे प्रति आपकी सहानुभूति हो जाए कि बेचारा कवि नहीं है, सुनना ही पड़ेगा। लेकिन आपसे भी मेरी सहानुभूति है कि आपकी भी मजबूरी है मुझे सुनना। तो कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखता हूँ कि धड़कते दिल में अरमान कई लिए चलता हूँ, धड़कते दिल में अरमान कई लिए चलता हूँ, इरादों में अपने तूफान लिए चलता हूँ। सफ़र मेरा दिलों की दूरियां मिटाने की दास्तान है, संग अपने यादें बेशुमार लिए चलता हूँ। उजली धूप ढलती शाम धुंधल का अंधेरा, उजली धूप ढलती शाम धुंधल का अंधेरा, गुजरता हूँ जिधर से कुछ निशान लिए चलता हूँ। हर इंसान से इंसानियत की दरकार रखता हूँ, सभी के लिए प्रार्थना और अजान साथ लिए चलता हूँ। बेताबियों को अपनी पुरसुकून चेहरे से ढकता हूँ, बेताबियों को अपनी पुरसुकून चेहरे से ढकता हूँ, और जेब में अपनी खुशियों की खान लिए चलता हूँ। कदम थकते नहीं कभी मीलों चलते चलते, बस 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है, आप चिंता ना करें। कदम थकते नहीं कभी मीलों चलते चलते, होठों पर हरदम मीठी सी मुस्कान लिए चलता हूँ। सफ़र की दुश्वारियाँ तन्हाइयाँ वीरानियाँ क्या डराएंगी मुझे, सफ़र की दुश्वारियाँ तन्हाइयाँ वीरानियाँ क्या डराएंगी मुझे, 2 पहियों पर ही मुकम्मल जहान लिए चलता हूँ। ये मैंने अपनी एक मोटरसाइकिल ट्रिप पे लिखा था हिमालय में। तो 2 पहियों पर ही, सफ़र की दुश्वारियाँ तन्हाइयाँ वीरानियाँ क्या डराएंगी मुझे, 2 पहियों पर ही मुकम्मल जहान लिए चलता हूँ। धड़कते दिल में अरमान कई लिए चलता हूँ, इरादों में अपने तूफान लिए चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।